अच्छा, सबसे पहले मुझे ज़रा बता दें, आपने लेक्चर देखा होगा, कौन से वाली हमने की हुई है? ज़रा काइंडली हेल्प हो जाएगी उस तरह से, बाकी हम कर लें। जी, आपने वो लेक्चर अगर देखा हुआ है तो बता दें, मैं एक एक करके पहले तुम्हें ज़रा इसको, नहीं कुछ की थी कुछ नहीं की थी, ज़रा आइएगा बेटा, बताते जाइएगा मुझे। अकोमोलेटेड प्रॉफिट हुआ है लेक्चर जितना याद है आपको? ये हो गया, ठीक है, ये हो गया। अच्छा, उसके बाद डिडक्टिबल अलाउंस, ये तो खैर छोटी सी आ रही है, यहाँ से शुरू करते हैं। इनकम का बताया, इनकम की डेफिनेशन हुई है या होनी है? अभी होनी है। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ये अभी होनी है। प्रिंसिपल ऑफिसर हो गया, ओके। टैक्स पेयर हो गया, ओके। उसके बाद आईटी इनेबल्ड सर्विस, ये होनी है, हो गई। आईटी इनेबल्ड सर्विसेज होगी, चले। परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट, ये भी हो गया, ओके। उसके बाद एसोसिएट्स, ये नहीं हुआ, होना है। डिविडेंड हो गया, ओके, डिविडेंड हो गया। इंडस्ट्री अंडरटेकिंग, ये कंफर्म होनी है। फीफा टेक्निकल सर्विसेज, ये हो गया। प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी होना है। स्मॉल कंपनी, ये भी होना है। और एंड पे रॉयल्टी, ये हो गया, ओके, रॉयल्टी हो गया। चलो, हमें पता चल गया कि हमारे कौन कौन से रहते हैं, बाकी हम जल्दी से कर लेते हैं। और उसके बाद हम फिर अकोमोलेटेड प्रॉफिट हो गया है। डिडक्टिबल अलाउंस, आपको पता है डिडक्टिबल अलाउंस क्या होते हैं? एन अलाउंस दैट इज डिडक्टेबल फ्रॉम टोटल इनकम, इतना सा आपने याद करना है अगर आ जाए। वैसे डेफिनेशन इसकी आएगी नहीं इतनी, मतलब मुझे लग। असेसमेंट आपको पता है, इसमें प्रोविजनल असेसमेंट और अमेंडेड असेसमेंट और बेस्ट जजमेंट असेसमेंट। असेसमेंट, असेसमेंट ईयर मींस असेसमेंट ईयर एज डिफाइंड बाय रिपील। रिपील से मुराद है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 से भी पहले कोई होगा ना, तो जब 2000 आया तो उसने पिछले वाले को रिपील कर लिया। क्लियर हो गया? तो जो है वो कहता है उसमें जो डेफिनेशन लिखी हुई थी वही लिखनी है, तो हम मतलब डेफिनेशन है ही नहीं एक तरह से, ठीक है। तो असेसमेंट ईयर हमें पता है। चैरिटेबल पर्पस, भाई चैरिटेबल पर्पस क्या है कि जो है रिलीफ ऑफ पुअर, एजुकेशन, मेडिकल रिलीफ और द एडवांसमेंट ऑफ एनी अदर ऑब्जेक्टिव फॉर जो है ऑफ जनरल पब्लिक यूटिलिटी। लोगों के फायदे के लिए कोई भी काम करें तो वो क्या कहलाता है? चैरिटेबल। दैट मे बी रिलीफ फॉर पुअर, एजुकेशन पर्पस, जो है मेडिकल रिलीफ या एडवांसमेंट ऑफ एनी ऑब्जेक्टिव। अब इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड देखें, पहले होता था एफबीआर के पास भी रिकॉर्ड वो रजिस्टर्ड पे होता था, नोट करते थे, ठीक है, हर एक का मैनुअल बनाते थे। हम रिटर्न जमा कराते थे तो उसके 2 जमा 2 4 6 ऐसे लिखते थे। अब वो सारी चीज़ें आईआरएस पे आ गई हैं, ठीक है। अच्छा, फिर जो है सॉफ्टवेयर पे मेंटेन करना शुरू कर दिए अकाउंट्स भी कंपनीज ने। डेबिट क्रेडिट जो कि सेल्स डे बुक, परचेज डे बुक सुना हुआ है ना, उन पे करते थे, वो ख़त्म हो गई। बस वो खुद ही एक एंट्री करते हैं, वो सारी लेजर में चली जाती है, लेजर से ट्रायल बैलेंस में चली जाती है। अजीब बात, नाम तो नहीं ले रहा, ठीक है। ट्रायल बैलेंस से फिर खुद ही अकाउंट्स बन जाते हैं, ये सारा कुछ, ठीक है। इसी तरह से वो कोई नोटिस भेजे, पहले वो फिजिकली भेजते थे, आजकल वो आईआरएस पे भेज देते हैं। अच्छा, वो कोई ऑर्डर भेजें तो वो भी आईआरएस पे भेज देते हैं। तो ये सारा क्या कहलाता है? इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। क्या कहलाता है? इलेक्ट्रॉनिक। इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड समझिए, वो जो कंप्यूटर रीडेबल मीडिया पे, जो क्लाउड पे है। इंक्लूड्स कंटेंट ऑफ कम्युनिकेशन एंड ट्रांजैक्शन। कम्युनिकेशन करें यानी ऑर्डर जैसे भेजा जाता है, बात बतानी हो तो उसको क्या कहते हैं? और भाई अपने अकाउंट से लिया, नहीं ऑर्डर भेज दिया, कम्युनिकेशन है। एंड ट्रांजैक्शन, ओके, अंडर दिस ऑर्डिनेंस, जैसे अटैचमेंट्स, ठीक है, आप कोई जो है वो अकाउंट अटैच करना होते हैं, ऑडिटेड अकाउंट्स, इनवाइस अटैच करना होती। फिर कौन से वाला? अनेक्जर, कौन से वाला याद है ना? अनेक्जर ए, अनेक्जर बी, अनेक्जर सी, ठीक है। अकाउंट्स, ठीक है, अटैचमेंट के साथ आप इनवाइस वो कर ले, ठीक है। और अकाउंट्स आपको पता है, फाइनेंशियल्स वगैरह। फिर कौन से वाला? रिटर्न्स, इनकम टैक्स रिटर्न, सेल्स टैक्स रिटर्न, उनके नोटिसेस, एनी अदर एसोसिएटेड इंफॉर्मेशन। सारी चीजें क्या हैं? क्रिएटेड, सेंट, फॉरवर्ड, डाउनलोडेड, रेड आर प्रिंटेड बाय वन आर
सेवरल इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्सेज, जो सारी इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्सेज, चाहे एक है, चाहे दो हैं, चाहे चार हैं, चाहे पांच है, अभी भी दो चल रहे हैं, एक का नाम है पराल, एक का नाम है आयरिस। आयरिस सुना हुआ है? आयरिस से पहले जो सिस्टम यूज होता था उसका नाम था पराल, PRAL, ठीक है। तो दो यूज हो रहे हैं। अभी भी वो कुछ चीजें कहती हैं पराल पे जाके करो और कुछ चीजें किस पे कहते हैं, ज्यादातर अब आयरिस पे शिफ्ट हो गई। चले आगे चलते हैं। इनकम में शामिल है एनी अमाउंट चार्जेबल टू टैक्स, जाहिर है जिस पे टैक्स लगेगा वो इनकम ही है। एनी अमाउंट सब्जेक्ट टू कलेक्शन और डिडक्शन ऑफ टैक्स विच इज ट्रीटेड एज फाइनल टैक्स, क्लियर हो गया? जिस पे टैक्स डिडक्ट करेंगे और वो फाइनल टैक्स है तो इनकम, ठीक है। फिर कौन से वाला? एनी अमाउंट ट्रीटेड एज इनकम अंडर एनी प्रोविजन, कानून कह दे, लॉ कह दे कि ये इनकम है तो इनकम है। तो फिर तीन हो गई। नंबर वन, कोई भी जिस पे टैक्स लगना है, कोई भी जो फाइनल है, और कोई भी इनकम, ठीक है। इस ऑर्डिनेंस के तहत उसने कह दिया इनकम है तो हम कहेंगे इनकम है। जैसे डीम्ड इनकम है ना कंसेप्ट, हालांकि वो इनकम नहीं है, वो तो एसेट पड़े हुए हैं, वहां से इनकम कौन सी जनरेट होती है, पर वो कहते हैं उसका पता नहीं 20%, फिर उसका 5%, वो इनकम है, तो उसने कह दिया। फिर कौन से वाला? एनी लॉस नेगेटिव इनकम, है ना, जो इनकम को कम करता है, इनकम को ही कम करता है ना लॉस, तो ये पॉजिटिव वाली हो गई। और ये कौन से वाली? नेगेटिव इनकम, है तो इनकम, ठीक है। चले, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कहते हैं, एक ही अकाउंट होता है, उसमें प्रॉफिट भी हो सकता है। चले जी, इनकम ईयर, इनकम ईयर, इनकम ईयर एज डिफाइंड बाई, अच्छा अभी टैक्स ईयर होता है, पहले होता था इनकम ईयर, तो इसकी डेफिनेशन अभी याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, ये तो रिपीट हो गया ना। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन मींस एनी पर्सन अदर देन इंडिविजुअल, इसका मतलब इंडिविजुअल नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन नहीं हो सकता। फिर कौन हो सकते हैं? कंपनी या एओपी, ठीक है, एओपी या कंपनी, ठीक है। एस्टैब्लिश फॉर रिलीजियस पर्पस, ठीक है, ये जैसे वो चंदे वगैरह रखे होते हैं, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, हम मीठे मीठे इस्लामी भाई हैं, ठीक है, वगैरह वगैरह, ठीक है। एजुकेशनल पर्पस, स्कूल बनाने हैं, कॉलेज बनाने हैं, लोगों को तालीम देनी है। चैरिटेबल, लोगों को रोटी खिलानी है। वेलफेयर पर्पस, हॉस्पिटल बना दी, ठीक है। फॉर जनरल पब्लिक, ये सारे किसके लिए हैं? रिलीजियस, एजुकेशनल, चैरिटेबल, वेलफेयर, सारे किसके लिए? जनरल पर्पस के लिए। एंड फॉर, ये भी हो सकता है प्रमोटिंग इमेच्योर स्पोर्ट, सारे कह रहे हैं यार हॉकी तो हमारा खेल था, खैर वो तो मैच्योर है, कोई भी नया खेल, वो एक आया हुआ है, पता नहीं टेबल टेनिस और उसकी मिक्स फॉर्म है, टेबल टेनिस, टेनिस और बैडमिंटन की एक मिक्स फॉर्म है, उसमें पता नहीं कोई अजीब सा रैकेट यूज करते हैं आजकल, वो बहुत ज्यादा खेला जा रहा है। या यूं समझ लें जो है शूटिंग, हमारे यहाँ इतना ज्यादा आइस, खैर वो आइस हॉकी तो यहाँ पे हो ही नहीं सकता, ठीक है। हाँ, वो जो है बास्केटबॉल, बेसबॉल, ये हमारे यहाँ इमेच्योर स्पोर्ट है। तो अगर यार क्रिकेट ही खाई जा रही है सारे सपोर्ट को, तो अगर किसी आपको जो है बास्केटबॉल को वो कर, और बनी हुई है एनजीओ, मैं खुद एक दो का मेंबर हूँ, ये जो है ना चेस वाले, चेस पाकिस्तान में इस तरह से जो है वो मकबूल नहीं है पूरी दुनिया में, ठीक है। तो उसकी एक ऑर्गेनाइजेशन बनी हुई है, मैं भी उसका मेंबर हूँ, ठीक है। और आपके सीए का एक बच्चा है जो एशियन चैंपियन है, साद सम नाम है उसका, तो ये हमारा पीआरसी में स्टूडेंट रहा है, अभी कैफ भी पढ़ रहा है। चले, तो वो उसके वाले साहब थे, चैंपियन थे, उनकी डेथ हो गई, तो उसके बाद उसने संभाला है बाकायदा, वो उसकी सिस्टर और उसका एक बड़ा भाई, वो मेरे ख्याल इंडिया से भी जीत के आए थे कुछ अर्सा पहले। चले, लेकिन फॉर्म्ड बाई आर अंडर अ लॉ एज ए नॉन, कंपनीज एक्ट के तहत बनता है, सोसाइटीज एक्ट के तहत बनता है, और एक ट्रस्ट एक्ट के तहत। तीन कानून है जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं। कंपनीज एक्ट के तहत बन जाए वो भी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, सोसाइटीज एक्ट के तहत बन जाए ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज, ठीक है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। हाउसिंग सोसाइटी, ये एक तो है ना ये जो प्रॉफिट के लिए होती है, कुछ होती है एम्प्लॉय के बेनिफिट के लिए, जैसे पंजाब यूनिवर्सिटी कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, इस तरह का कोई बन जाए, इस तरह से ट्रस्ट, ये समझ आ गई, ओके। अप्रूव्ड बाय कमिश्नर फॉर स्पेसिफाइड पीरियड, पता नहीं जो है पता नहीं 100C का कोई था ना, वो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, वो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जिसको क्या मिलेगा 100C का सर्टिफिकेट, इसका मतलब है क्या है, अप्रूव्ड, और इस आई कैप को 1 साल के लिए मिला हुआ है, फिर अगले साल फिर खत्म हो जाना है, फिर वो करेंगे। और
एन अपील जो है इन प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म, ऑन एन अपील, तो वो एप्लीकेशन लिखेगा सर मुझे ना नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का वो दे दे, अकम्पनीड बाय द प्रेस्क्राइब्ड डॉक्यूमेंट्स, वो कहेंगे अपने डोनर डोनी जितने भी हैं उनकी लिस्ट लगाओ, तुम कहाँ पे पैसे खर्च कर रहे हो उनकी लिस्ट लगाओ, दोबारा वो होनी चाहिए अप्रूव बाय कमिश्नर, एक खास साल के लिए, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए उसको अप्रूवल मिलेगी, फिर उसको रिन्यू करवाना पड़ेगा, अगर इस दौरान रिन्यू ना करा सके तो वो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन खत्म। ऑन एन अपील इन प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म, एक फॉर्म मिलता है उस पर एप्लीकेशन देनी पड़ती है तभी वो अप्रूव होती है कमिश्नर से, फिर कौन से वाले, उसके साथ जो वो डॉक्यूमेंट कहे वो लगाने पड़ेंगे, क्लियर हो गया, तभी अप्रूवल मिलेगी, 100C का सर्टिफिकेट। चले फिर आगे चले, ये कहीं पे पढ़ा था हमने, पर्सन डू नॉट डिराइव एनी बेनिफिट फ्रॉम द एसेट, खुद को फायदा ना दे, अपने प्रॉफिट के लिए ना हो बल्कि लोगों के फायदे, जैसे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बनी है और वो अपने गाड़ियां और घर बनाई जा रही हैं, नहीं नहीं, वो किसके, जिनके लिए, जाहिर है अगर सपोर्ट के लिए बना है तो खेलों पे खर्च करे, अगर रिलीजियस पर्पस के लिए बना है तो लोगों की दावत पे खर्च करे, क्लियर हो गया। चले, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होती है जो इन पर्पस के लिए बनती है, किसी कानून के तहत होती है, कमिश्नर से अप्रूव होती है, साथ ये चीजें लगा के, और वो खुद को फायदा नहीं देती बल्कि जनरल पब्लिक को फायदा देती है, तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। प्रिंसिपल ऑफिसर टैक्स ये पढ़ लिया था हमने, परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट हमने पढ़ लिया था। एसोसिएट्स, अब एसोसिएट की जहां पे बात हो, ये यूं एक को फायदा है तो दूसरे को भी फायदा है, जैसे मैं कहूं था ना एक जगह पे हमने सेक्शन 61 में पढ़ा था, वैसे तो 30% है A डिवाइडेड बाय B मल्टीप्लाइड बाय C, वैसे तो 30% है, एसोसिएट को दें तो वो हाफ हो जाएगा 15%, और अगर 20% है तो 10% हो जाएगा, इसका मतलब है अपने घर को फायदा दिए जा रहे हो, ये एसोसिएट है। फिर क्या होती है, ऑडिट पॉइंट ऑफ व्यू से बताता हूँ, ये डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद कीजिएगा, आगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से शायद उतनी ना हो, उतनी से मुराद पूछ भी सकता है, कुछ नहीं कह सकते उसका, पिछली दफा उसने परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट पूछ लिया था, ठीक है। टैक्स ऑडिट के लिए क्या होता है, जब एंड पे आते हैं, और अच्छा ये बताएं, थोड़ा कंसेप्ट बताने लगा थोड़ा सा क्यों जरूरी है, एंड साल का एंड आया, अच्छा पहले तो ये वाली बात के जो मियां मंशा साहब ले ले, अब वो 56 कंपनीज के ऑलमोस्ट बोर्ड पे हैं, क्या वो हर कंपनी खुद चलाते, नहीं, कौन चलाता है, उनके मैनेजर, उनको कहते हैं मैनेजमेंट, क्लियर हो गया। अच्छा साल बाद अगर वो पूछे मैनेजमेंट से, हाँ भी प्रॉफिट हुआ या लॉस, वो कहें सर लॉस, अगले साल पूछे सर लॉस, तो वो निकाल नहीं देगा, उनको निकाल देगा। फिर वो ना तरीके लगाते हैं, जैसे साल करीब आता है ना कि किसी अपनी एसोसिएटेड कंपनी को कहती है भाईजान, यानी किसी भी, जैसे ये कंपनी है साथ में एक और कंपनी, जैसे GNN वाले हो गए न्यूज वाले, ठीक है, उन्होंने गोरमे वालों से पूछा, गोरमे वालों ने बेवरेजेस वालों ने पूछा, उन्होंने फर्नीचर वालों से पूछा, आपस में एसोसिएट है। अब कहे भाईजान सेल पूरी हुए हैं टारगेट, वो कहता नहीं, वो क्या करें तुम्हारे, वो कहते हमारे भी नहीं, अच्छा फिर अपनी नौकरी का बंदोबस्त कर लो, CFO एक दूसरे को कह रहे, यार एक तरीका है, मैं तुम्हें माल उठा के दे देता हूं सारा और सेल बुक कर लेता हूं, ये 28 जून को बात कर रहे हैं, तुम सारा माल उठा के मुझे दे दो और सेल बुक कर लो। वो कहता है यार मुझे जरूरत नहीं है, कहता जरूरत किसको है, बाद में सेल रिटर्न डाल देंगे, 30 जून को तो सेल हो गई ना, ठीक है, तो वो क्या करता है, डेटर डेबिट सेल क्रेडिट, सेल बढ़ गई तो प्रॉफिट बढ़ गया, टारगेट अचीव हो गए, और बाद में चूंकि अपने भाई को दी थी, बाद में क्या करेंगे, वो उसको सेल रिटर्न डाल देगा, वो उसको सेल रिटर्न डाल देगा। तो ये इस तरह के कई फ्रॉड होते हैं एसोसिएट के दरमियान, किसी बाहर वाले को माल देंगे तो वो फिर उसको ढूंढते नहीं, लेकिन ये तो अपनी कंपनी है ना, ये तो कहीं नहीं जाते, तो इस तरह के काफी सारे फ्रॉड होते हैं। जैसे चैरिटी अपने बंदे को दिए जा रहे, वो भाई अपने बंदे को दिए जा रहे, बाहर वालों को दो, तो उन्होंने उसको C को क्या कर दिया, हाफ कर दिया। और बहुत सारी जगह पे एसोसिएट यूज होता है, जैसे एक बंदा परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट थोड़ा सा सुना होगा, ये जो है उसमें टर्नओवर वाली डेफिनेशन में, मिनिमम टैक्स में कि अगर तो कंपनी हो, लेकिन अगर कोई कंपनी नहीं है तो उसकी परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट है, अब वो खुद परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट नहीं बनते, अदरवाइज तो रेजिडेंट बन जाएंगे, अदरवाइज तो टर्नओवर टैक्स लगेगा, वो अपने किसी एसोसिएट के थ्रू सेल करते रहते हैं,
उसको माल भिजवा दिया, कोई पूछता तो कहते हैं उससे उठा लो। और भाई वो कहते हैं अगर तुम्हारा एसोसिएट यहाँ पे परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट है तो तुम भी क्या हो, परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट। क्लियर हो गया। इसी तरह चैरिटी वाली है, तो एसोसिएट की डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। चले जी पढ़ते हैं और इंतहाई गौर से सुनना है। पहले पढ़ा तो नहीं है? नहीं चले फिर गौर से सुनना है। ठीक है, आज का सारा लेक्चर मैंने इसी चैप्टर के लिए रख लिया। सब्जेक्ट टू द, किसने कहा था? नहीं जी वो आई नहीं मोहतरमा। नहीं जी, सब्जेक्ट टू सब सेक्शन, सब मेरा था कि जो है वीडियो देंगे, लेकिन नहीं पढ़ टू। चले आज बहुत सारी वीडियोस आपको ऑलरेडी आ चुकी हैं, उनको हजम कर चुके हैं, तो ठीक है। चले सब सेक्शन टू पर्सन शैल बी एसोसिएट। पर्सन मतलब फिर कहता है टू पर्सन शैल नॉट बी एसोसिएट। फिर कहता है फॉलोइंग शैल बी ट्रीटेड एसोसिएट। ओके, फिर कहता है, अच्छा इन सब के बाद वो कहता है रिलेटिव की डेफिनेशन भी यहीं कहीं आ रही है नीचे रिलेटिव की डेफिनेशन, और ये हमने पढ़ी हुई है। रिलेटिव की डेफिनेशन नहीं पढ़ी हुई? चले पढ़ लेते हैं। पहले रिलेटिव की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, उसके बाद आते हैं। अच्छा 2-3 बातें इसमें चले मैं बता देता हूं। रिलेटिव, आपको रिलेटिव का नहीं पता? अच्छा रिश्तेदार। अच्छा एक ये कौन होते हैं? एंसेस्टर, अबाओ अजदाद। अच्छा इसका मतलब ये एक बंदा खड़ा है, ठीक है, ये मिस्टर ए है, इसके जो है अम्मी अब्बू, ये इसके रिलेटिव हैं। आज पता चला होगा हमको। अच्छा उनके आगे जो वालदैन हैं, अब्बू के दादा दादी, नाना नानी, दादा दादी, नाना और नानी, और अगर उनके भी जिंदा हैं, अगर अब तो सांप बनने वाले, खैर ए, ठीक है, हाँ अब तक ठीक है। अच्छा ऐसे इसके ऊपर वाले जो है ना वो जिंदा रहेंगे, तो जब इसकी शादी होगी ना उससे 2 दिन पहले मर जाएंगे। शादी बर्बाद कर जाएंगे, मतलब कुछ नहीं किया सारी जिंदगी, चलो मरते मरते सही, और कुछ नहीं होगा, शादी भी नहीं हो रही तो ईद से 3 दिन पहले मर जाएंगे, ईद ही खराब कर जाए, कुछ ना कुछ कर दें। जिंदगी में तो जो है वो, अच्छा हर चीज इनको आदत होती है। हमारे जमाने में अच्छी थी, टेक्नोलॉजी की बात भी तुम्हारे जमाने में थी ही नहीं। वो क्या टेक्नोलॉजी है, जो टेक्नोलॉजी हमारे जमाने थी। अच्छा अगले दिन ना मैं मतलब जब भी सर्दियां आए ना तो वो हमारे यहाँ बुजुर्ग थे, तो वो यही कहा करते थे सर्दियां हमारे जमाने में, ये कोई सर्दियां हैं। अच्छा कुछ 1-2 साल पहले ना इतनी सर्दी पड़ी, वो सारे बुजुर्ग मर गए जो ये कहा करते थे। डेली मैं छुट्टियों पे घर था, डेली सुबह ऐलान हो जाए, अच्छा वो मैं को फलां मैं टिक करता, जो अपनी लिस्ट बनाई हुई थी जिन बुजुर्गों से मैं तंग था, वो सारे ऑलमोस्ट 99.99 जो है वो, जिस तरह जरासीम नहीं मरते डेटोल मार, सारे बुजुर्ग मारे गए। मैं चलो ये तो सुकून हो गया ना, हमारे वक्त में ये ठीक है। पढ़ाई अब क्या पढ़ाई है जो हमारे वक्त, ना तुम्हारे वक्त प्रोजेक्ट ना अच्छा जो है वो मतलब ऐसे गुजारा ही था। बीकन हाउस जैसे स्कूल थे, LGS वाले थे, तो तुम कैसे मतलब आला अरफा तालीम इतने अच्छे होते तो इधर होते। नहीं जी, दादा दादी और नाना नानी, तो ये हमारे अब्बा अजदाद हैं। चलें ये तो हमें पता चल गया, ये आज हमें पता चला कि ये हमारे रिलेटिव्स हैं। ठीक है, डेफिनेशन जो नहीं पढ़ी हुई आपने, खैर वापस आते हैं। ठीक है, एक जो है वो कौन, डिसेंडेंट, ये क्या है, ऑफ एनी ऑफ द ग्रैंड पेरेंट्स, ये बाद में आने वाले। इसका मतलब है ग्रैंड पेरेंट्स तो ये हैं, इनके जो आने वाले नीचे वो अम्मू जो है अब्बू और अम्मी नहीं होंगे, बल्कि चाचा, ठीक है, उसमें ताया भी, ठीक है, और फूफू, ठीक है, ये भी हमारे रिश्तेदार हैं, रेड लाइन है, ठीक है, अम्मी और खाला, ठीक है, और मामू। नहीं असल में तो ये भी हो सकती है विलन। असल मसला ये है हमने इसके साथ ज्यादा टाइम गुजारा होता है और ये बंदा रोजी रोटी कमाने में लगा रहता है, तो ये नहीं बता सकता कि ये आपके हीरो हैं, ये बताती है कि ये आपके विलन हैं। जो जुल्म
अम्मी ने सहे हैं फुफ्फो से और ये इससे, तो क्योंकि हम मतलब वालदा के साथ ही वो हुए हैं ना। हमने सारी जिंदगी, खासतौर पर पता नहीं फीमेल का तो नहीं पता, मेल्स को यही लगता है कि ये बंदा असल में थोड़ी सी बुरा टब में होता है। अम्मी हमने कोई गलती की, आने दो तुम्हारे अब्बू को, चपेड़े उसने मारनी, मैंने तो सिर्फ प्यार करे, तू 2-4 लगा दे, नहीं शाम तक बात रखी जाएगी, जैसे ही आएंगे ठीक है। तो अब्बू का काम सिर्फ मारना रखा जाता है। मतलब जैसे देखें, विलन बुरे नहीं होते, उसको करेक्टर दिया जाता है। विलन बुरे नहीं होते हकीकत में। देखिए जितने भी विलन है हो सक फिल्मों में, जो आम जिंदगी में अच्छे लोग हो, उनको करेक्टर दिया। अब्बू बेचारे को करेक्टर ही यही दिया जाता है, मार धाड़ का। वो फिर क्या होता है, उससे औलाद दूर रहती है, माँ बाप के करीब, सॉरी माँ के करीब रहती है। तो ये इसी वजह से ये बेचारे हमारी, देखिए चंदा मामू, तो चाचू क्या है, इसको सूरज ही बना देते। मासी, खाला और फूफो, फूफो की चालाकियां, फूफो की साज हमेशा बताया जाता, हर जगह पे यही है। वो मेरी जो फूफो है वो कमाल औरत थी, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, इनक्रेडिबल, ठीक है। तो अच्छा नहीं अच्छी थी, बट ये ज्यादा अच्छी थी, ठीक है, क्योंकि मैं जरा जो है हॉस्टल में रहा, तो ज्यादा फीडिंग इधर से नहीं हुई, ठीक है। तो ये होता है, ये इम्पैक्ट होता है, डेफिनेटली होता है। तो आप भी जरा इन चीजों को वो किया करें। अभी हम मतलब बाप बने हैं तो पता चला है, बाप बनना मतलब इट्स नॉट एन इजी टास्क। पेरेंटिंग जितना माँ का होता है, बाप का उतना नहीं, तो बहुत सारा किरदार होता है। भाई आपको कोई कोल्ड ड्रिंक पिला दे तो आप उसको अच्छा दोस्त समझती हो, वो एक वक्त का खाना खिला दे, यार बड़ी उसने इज्जत की है। पैदा होते हैं आज तक एक बंदा खिला रहा है, देखे ना, वो अपने लिए अच्छी घड़ी ले सकता था, अच्छे कपड़े ले सकता था, लेकिन उसने आपके लिए लिया। यस, वो हीरो होना चाहिए, बजाय कि हम समझे कि वो हम पे बेजा सख्ती करता है। बेजा सख्ती नहीं करता, वो उसने आपसे ज्यादा जमाना देखा हुआ है, आपने जहां पे जाना है वो वहां से वो जो है वहां तक वो पहुंचा हुआ है, इसलिए वो समझा रहा होता है। अल्लाह उन सबको लंबी जिंदगी दे। चलें ले जी, तो ये ग्रैंड पेरेंट्स के आगे, अच्छा इसके मतलब है उसने इन तक नहीं रोका, इनके भी जो आगे बच्चे हैं, कजन्स, वो भी हमारे क्या हैं, रिश्तेदार। क्लियर हो गया, इसका मतलब है कजन्स भी हमारे रिश्तेदार हो गए, आज पता चला है। तो ये खालाजाद, फुफ्फोजाद, चाचाजाद सारे, ठीक है। ले जी, फिर कौन से वाला, एन अडॉप्टेड चाइल्ड ऑफ इंडिविजुअल, अगर कोई बंदे का जो है इसी तरह से एन अडॉप्टेड चाइल्ड ऑफ स्पाउस ऑफ इंडिविजुअल, किसी बंदे की दूसरी शादी है, ठीक है, और जो है उसने कोई अडॉप्टेड वो किया हुआ है, या फिर क्या है, अडॉप्टेड चाइल्ड ऑफ इंडिविजुअल, किसी बंदे की दूसरी शादी है, यूं समझ। अगर तो अडॉप्टेड किसी इंडिविजुअल की बात करें तो वो तो दोनों का होगा ना। अगर जो है मेल का है तो फीमेल का अडॉप्टेड चाइल्ड, दोनों का एक ही होगा। लेकिन इससे कंसेप्ट ये कर सकते हैं, अगर आपके स्पाउस का, यानी अगर किसी बंदे की दूसरी शादी है और उसका पहले भी एक बच्चा है, अडॉप्टेड चाइल्ड है, तो वो अब आपने तो अडॉप्ट नहीं किया, लेकिन वो भी आपका क्या रिश्तेदार समझा जाएगा। ओके, फिर कौन से, स्पाउस ऑफ, ये बड़ी बात है, बीवी भी रिश्तेदार होती है, ठीक है। और स्पाउस ऑफ एनी ऑफ अबव ए, ऊपर वाले, ठीक है, दादा है तो दादी, नाना है तो नानी, ऊपर वाले सब की जो स्पाउस हैं, इसका मतलब है ऊपर में तो शामिल हैं आपके अबाउजाद, ग्रैंड पेरेंट्स के आगे सारे आने वाले। इसका मतलब है कोई कजन है तो उसकी वाइफ, वो भी आपकी क्या है, वो रिश्तेदार है, ठीक है। मामू है तो मुमानी, ठीक है, फूफो है तो फूफा, ठीक है, चचा है तो चची, ये सारे आपके क्या हैं, रिश्तेदार। क्लियर हो गया, रिलेटिव की वाली बात क्लियर हो गई, ठीक है। इन सब के ऊपर जो दिए गए हैं, उन सब की जो स्पाउस हैं वो क्या हैं, आपके रिलेटिव है। चले पढ़ लेते हैं। तो इस रिलेटिव का इंपैक्ट होता है, यस होता है, रिलेटिव का तो इतना इंपैक्ट होता है नहीं। चले ठीक है, नहीं जी, अब हम पढ़ते हैं एसोसिएट। आज सब्जेक्ट टू सबसेक्शन 2, सबसेक्शन 2 में कहा गया है कि कोई अगर एक बंदा दूसरे का इंप्लाई है तो एसोसिएट नहीं होगा, ठीक है। और जो है अगर ए, ये बी और ये दोनों सी के इंप्लाई हैं, क्या ये सी के, जो वो ए को कहेगा सी मानेंगे?
यस सी जो है सी जो कहेगा ए को मानेगा ए, यस बी को जो कहेगा, ये दोनों सी की मानते हैं तो ये आपस में एसोसिएट है, लेकिन वो कहते हैं अगर इंप्लाई है तो ये आपस में एसोसिएट नहीं है। चलें आए पढ़ते हैं अब डेफिनेशन, ये तो हमें पता चल गया इंप्लाई अगर जो है इंप्लाई एसोसिएट नहीं है। अब ऊपर पढ़ते हैं, टू पर्सन शैल बी एसोसिएट, टू पर्सन मतलब एक कंपनी दूसरी की, एक एओपी दूसरी एओपी की, एक इंडिविजुअल दूसरी कंपनी की, एक इंडिविजुअल उधर से कंपनी, एक इंडिविजुअल उधर से एओपी, एक इंडिविजुअल उधर से जो है इंडिविजुअल, कुछ भी हो सकता है। टू पर्सन where associate where the relationship between two is that one may be reasonably expected to act in accordance with the intention of other, एक जैसे दूसरे को कहे और वो माने, वो आपस में क्या है एसोसिएट। जैसे बाप है, ठीक है, बेटे को कहे तो माननी पड़ेगी। इसी तरह से एक पेरेंट कंपनी है और अगली क्या है उसकी सब्सिडरी है, तो अगर जो पेरेंट कंपनी कहेगी अगले को क्या करनी पड़ेगी माननी पड़ेगी, तो ये क्या है आपस में एसोसिएट। एक दूसरे के कहने पे अगर काम करता है तो वो एसोसिएट है। आगे सुने, अब ये ए कंपनी है, ये बी कंपनी है, ठीक है, 50% या इससे ज्यादा शेयर होल्डिंग पेरेंट बना देती है। सी कंपनी के पास इसके भी 50% से ज्यादा शेयर हैं और इसके भी 50%। अब ये दोनों सी जो है वो जो कहेगा ए को मानना पड़ेगा क्योंकि उसके पेरेंट कंपनी, ये मानना पड़ेगा। कैसे होता है, बोर्ड मीटिंग होती है, उसमें जिसके ज्यादा वोट होते हैं वो अपनी बात मनवा लेता है। अब किसके ज्यादा वोट होंगे, जिसका कैपिटल ज्यादा होगा, जिसका इनकम पे हक ज्यादा होगा। तो ये आपस में ए और बी क्या बन गया, फिर ये भी मानता है ये भी मानता है। तो अगर कोई दो बंदे किसी तीसरी बंदे के माने तो ये तो एसोसिएट है ही है। ए सी की मानेगा एसोसिएट, बी सी की मानेगा एसोसिएट, ये आपस में भी एसोसिएट है क्योंकि ये अंडर कॉमन कंट्रोल है। क्लियर हो गया, आए पढ़ते हैं नेक्स्ट। बोथ पर्सन ए एंड बी मे रीजनेबली एक्सपेक्टेड टू एक्ट इन अकॉर्डेंस विद द इंटेंशन ऑफ ए सी। क्लियर हो गया, अगर कोई दो बंदे तीसरे बंदे की इंटेंशन के मुताबिक हुक्म मानने के पाबंद हो तो वो आपस में क्या है, वो एसोसिएट। आगे चलते हैं, वन पर्सन sufficiently influence the other person, एक बंदा अगर दूसरे को, रिश्तेदार, अगर आपको लगता है बेटा है और बाप है तो बाप की बेटा मानेगा, रीजनेबल। आइदर अलोन अकेला, या अगली बात जरा सुनिए, ये ए है, ये बी है, ये सी है। ए के पास बी के 75% शेयर्स हैं, ये वाली बात समझ आ गई। अब ए की बात बी मानेगा, यस मानेगा, और ए के पास सी के 0 शेयर हैं, क्या सी ए की बात मानेगा, कभी भी नहीं मानेगा। लेकिन जो बी है उसके पास 100% शेयर होल्डिंग है, किसकी, सी की। अब बताएं ए सी की मानेगा, यस मानेगा, किसके थ्रू, वो बी को कहेगा और बी सी से काम कराएगा। कोई परचेजिंग करनी है, कोई इन्वेस्टमेंट करनी है, बात मानने वाली बात, ठीक है। क्लियर हो गया, तो यस ये अब इनडायरेक्टली क्लियर हो गया। पहले अकेला ए बी से मनवा सकता है, अकेला, ठीक है। अच्छा अब जरा देखिएगा, अब मैं इसको कॉम्प्लिकेटेड करने लगा हूं, ये वाली बात समझ आ गई। ए बी से मनवा सकता है, ए सी से भी मनवा सकता है, डायरेक्टली नहीं बल्कि इनडायरेक्टली बी के थ्रू। अब जरा सुनिएगा, बस बस आपस में नहीं सुनना है, ये कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप है। ए के जो है ए के पास बी के, अच्छा जो बात मनवाना शुरू होती है 20 से ऊपर थोड़ी बहुत चलती है और 50 से ऊपर तो माननी ही पड़ती है। क्लियर हो गया, वो तो कंट्रोल आ गया ना 100। ए के पास बी के 35% और ए के पास सी के भी 35% है। क्लियर हो गया, अब जरा सुनिएगा, बी के पास 50% है, इसको डी कह दे,
और सी के पास भी 50% है, किसके? डी के। अब बताएं, क्या ए सी से अपनी बात मनवा सकता है? सॉरी, ए डी से बात अपनी मनवा सकता है? अब जरा इसको चेंज करते हैं, ठीक है, थोड़ा बहुत इन्फ्लुएंस है। ए के पास 60% है बी के और 75% है सी के। अब बताएं, ए डी से मनवा सकता है? क्योंकि वो बी से मनवा सकता है और बी 50% इससे मनवाएगा, बाकी ये सी से मनवाएगा और सी का, क्लियर हो गया, ये अब मनवा सकता है, क्लियर है। तो ये कुछ में आए जी, नेक्स्ट पढ़ते हैं। अ पर्सन सफिशिएंटली इन्फ्लुएंस अदर पर्सन आइदर अलान टुगेदर विद एसोसिएट, उसके 60% शेयर, उसके 75%। अब दो उसके एसोसिएट हो गए तो वो किससे मनवा सकता है? अपने एसोसिएट, अकेला नहीं मनवा सकता था डी से, लेकिन अपने एसोसिएट या एसोसिएट्स के साथ मिलके अगर आप वो कर सके तो अब ए और डी भी आपस में क्या हो गए? एसोसिएट। आगे पढ़। वन पर्सन एंटर इनटू अ ट्रांजैक्शन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। अच्छा, ये आया जीरो टैक्स, एक नया लफ्ज आया, जीरो टैक्सेशन रिजीम। इसको अब रट्टा लगा लीजिएगा, अभी उन्होंने इसको एक्सप्लेन नहीं किया। वन पर्सन इनटू अ ट्रांजैक्शन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली विद अदर हु इज द रेजिडेंट, जिसके साथ ट्रांजैक्शन कर रहा है वो कौन, कहां का रेजिडेंट है? जीरो टैक्स रिजीम। और नीचे आए ना, जीरो टैक्स रिजीम में लिखा हुआ है जीरो टैक्स रिजीम, अभी डेफिनेशन दे दिया, आगे बताया नहीं है। इन ज्यूरिसडिक्शन विद जीरो टैक्स रिजीम मींस ज्यूरिसडिक्शन एज में बी प्रेस्क्राइब्ड, अभी उसने बताया नहीं है, तो इसको हम रट्टा लगा लेंगे। एक बंदा दूसरे के साथ ट्रांजैक्शन करता है और दूसरा बंदा अगर जीरो टैक्स रिजीम में है तो दोनों आपस में क्या बन जाएंगे? एसोसिएट। बस इतना करना है। अब जो है नेक्स्ट वो अच्छे अच्छे कंसेप्ट है, आए जरा। एन इंडिविजुअल और रिलेटिव ऑफ इंडिविजुअल आपस में एसोसिएट, और रिलेटिव की डेफिनेशन पता चल गई, तो इसका मतलब है हम, हमारे रिश्तेदार, इवन चची, इवन फूफा, ये सारे हमारे क्या हैं? एसोसिएट हैं डेफिनेशन के एतबार से। और एसोसिएट क्यों पढ़ रहे हैं? एसोसिएट की वजह से फ्रॉड होते हैं, एसोसिएट की वजह से टैक्स चोरी होती है, और एसोसिएट की वजह से जो सेक्शन 61 वाला जो टैक्स क्रेडिट है वो क्या हो जाता है? वो कम हो जाता है। मेंबर ऑफ एओपी, यानी ए बी सी मेंबर है किसके? एओपी के, और वो आपस में क्या है? एसोसिएट। क्लियर हो गया जी, आगे चलते हैं। मेंबर ऑफ एओपी, मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी, आपस में तो एसोसिएट है। एबीसी एसोसिएट, एबीसी कंपनी एक जो है कंपनी एबीसी कर ले जो है एओपी, एबीसी एओपी एक है। क्या एबीसी ये आपस में जो है, अब ये एओपी है, ये उसके पार्टनर है, एक का नाम ए, एक नाम बी है, एक सी, ये आपस में तो एसोसिएट है, यहां से पता चल गया। अब वो क्या करने लगा? अब मेंबर ऑफ एओपी मिस्टर ए एंड एओपी, ए और एबीसी एओपी, यानी जो एओपी है और मिस्टर ए, क्या ये आपस में एसोसिएट है? यस, ये हो सकते हैं। कैसे? वेदर वेयर मेंबर मिस्टर ए अकेला या टुगेदर विद इट्स एसोसिएट या एसोसिएट्स अंडर एन एप्लीकेशन ऑफ दिस सेक्शन, इस सेक्शन के जो है अंडर एन अदर एप्लीकेशन ऑफ दिस सेक्शन, आगे आएगा वो बाद में पढ़ेंगे। कंट्रोल 50% और मोर राइट टू इनकम और कैपिटल। दो चीजें, अगर ए का कंट्रोल है कितना? 50% या ज्यादा, किस पे? इनकम पे, या किस पे? कैपिटल पे, तो फिर ये एओपी और उसका मेंबर आपस में क्या हो गए? अगर इसके पास 70% शेयर है, ये यानी कि कैपिटल है, तो फिर शेयर तो ना कहें, एओपी में शेयर नहीं होते, या उसका इनकम पे राइट है, जितना प्रॉफिट आएगा उसका 70% मेरा, तो फिर क्या हो जाएगा? फिर वो ए, मिस्टर ए और एबीसी आपस में क्या हो जाएंगे? एसोसिएट। लीजिए, हमें समझ आ गई। अच्छा, दो चीजों पे हक को, नंबर वन, इसमें से क्वेश्चन बना सकता है। नंबर वन किस पे? इनकम पे। नंबर टू कैपिटल। चले, और ट्रस्ट और उसके जो आगे ट्रस्टी होते हैं, जो बेनिफिट ले रहे होते हैं, वो आपस में क्या है? एसोसिएट। अब जरा चले, आ शेयर होल्डर, ठीक है। अब क्या है? 3 शेयर होल्डर है और ये एबीसी क्या है? कंपनी है। आ शेयर होल्डर इन अ कंपनी, मिस्टर ए शेयर होल्डर है,
एंड कौन से वाला कंपनी, क्या ये आपस में हो सकते हैं? यस, अगर 50% से ज्यादा कैपिटल, 50% से ज्यादा इनकम, और तीसरी बात नई आ जाएगी वोटिंग राइट्स। वो जो एजीएम होती है उस पे क्या होते हैं, तो यहां पे 3, जब एओपी है तो 2 चीजें, इनकम पे और कैपिटल पे। जब कंपनी की बात आती है तो क्या आता है, इनकम पे, कैपिटल पे और वोटिंग राइट। जरा पढ़ते हैं, वेयर द शेयर होल्डर अकेला या एसोसिएट के साथ, ये आपको पता है ना, वो ए को मिला के, सी को मिला के, ठीक है, आपस में, ठीक है, कंट्रोल आइदर डायरेक्टली और थ्रू वन और मोर इंटरपोज पर्सन, दरमियान में कोई बंदे आ गए, 50% आर मोर ऑफ द वोटिंग पावर, 50% ऑफ द राइट टू डिविडेंड। डिविडेंड वहां पे इनकम क्या होती है, इनकम जो कंपनी से इनकम आती है, डिविडेंड, ठीक है, एंड 50% और मोर राइट टू द कैपिटल, यानी राइट यानी कैपिटल यानी इनकम, और फिर कौन से वाली, वोटिंग पावर। क्लियर हो गया जी, आगे चलते हैं। 2 कंपनीज भी आपस में क्या हो सकती हैं, एसोसिएट। अगर एक कंपनी अकेली या टुगेदर विद इट्स एसोसिएट, ठीक है, 50% और मोर वोटिंग पावर, ये ए कंपनी है, ये बी कंपनी है, ये सी कंपनी है, क्या ये ए एंड ये बी और सी आपस में एसोसिएट हो सकती हैं? यस, अगर ये कॉमन कंट्रोल के अंडर हो। वो था ना, एक ही बंदा सी था, वो बी को भी कंट्रोल कर रहा है, ए को भी कंट्रोल कर रहा है, तो ए और बी आपस में क्या हो गए, अब हैं 2 कंपनीज बी और सी, ये किसके कंट्रोल में है? अगर ए के पास अकेले या अपने एसोसिएट को मिला के कितने हैं, 50% से ज्यादा दोनों कंपनी में वोटिंग पावर है, 50% से ज्यादा दोनों कंपनी में डिविडेंड है, और दोनों कंपनी में कैपिटल है। अब जरा एक कंपनी और इधर कौन, पर्सन, अगर किसी बंदे के पास उस कंपनी के 50% से ज्यादा वोटिंग पावर है, 50% से ज्यादा डिविडेंड पे हक है, या किस पे जो है कैपिटल पे हक है, तो ये कंपनी और ये शेयर होल्डर आपस में क्या हो गए, एक कंपनी है और या शेयर होल्डर है या एओपी है, और उसके आगे 2 कंपनीज के दोनों में 50% से ज्यादा शेयर होल्डिंग है, या 50% से यानी कैपिटल, 50% से ज्यादा डिविडेंड पे हक है, या 50% से ज्यादा जो है वोटिंग राइट्स पे हक है, तो वो भी आपस में क्या बन गई, कंपनी और शेयर होल्डर। कंपनी, शेयर होल्डर, एओपी, किसी 2 कंपनीज में, तो वो 2 कंपनी आपस में क्या बन जाएंगी, एसोसिएट। जी बेटा, ना, मेरा ए कंपनी में भी 56% है और सी कंपनी में 76% है, तो वो दोनों आपस में क्या बन गई, क्योंकि वो मेरे अंडर कंट्रोल आ गई, दोनों को मिला के नहीं, दोनों कंपनीज में 50% से ज्यादा, उस कंपनी में भी 50% उस कंपनी, ठीक है। ये हो गया रिलेटिव की डेफिनेशन हमने पढ़ ली। एंड जी डिविडेंड हमने पढ़ना है, एंड दैट विल बी द आई थिंक लास्ट डिविडेंड। जी डिविडेंड हो गया, बताया ही नहीं। इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग नहीं करना है, इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग करना, इंडस्ट्रियल फीफा टेक्निकल सर्विस और नीचे हो गया इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग। इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग जब बात करते हैं, अंडरटेकिंग सेटअप इन पाकिस्तान, ओके, इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग क्यों पढ़ रहे हैं भाई, कुछ इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग को जो है वो था ना, इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग ग्रीन फील्ड, कई जगह पे इस्तेमाल हुआ है इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग। तो इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग होती कौन से है, जरा सुनिएगा। वो कहते हैं 10 या ज्यादा इंप्लाई हूं और जो है बिजली वगैरह या गैस इस्तेमाल करें। बिजली या गैस कौन इस्तेमाल करते हैं, पेट्रोल मशीनें चलाने वाले। 10 या ज्यादा इंप्लाई हूं और क्या इस्तेमाल करते हूं, मशीनों से काम करते हूं। और 20 या ज्यादा इंप्लाई हूं और जो है मशीनों से काम करते हैं। हाँ, और अगर 20 से ज्यादा इंप्लाई और हाथ से काम करने वाले, जैसे हाथ से काम करने वाले या जानवरों की एनर्जी यूज, बायोगैस सुना हुआ, वो ना बिजली है ना गैस है, यानी सीएनजी नहीं है वो। या आपने सुना हुआ है हाथ से काम करने वाले वो जो कालीनें बनाते हैं, वो कोई मशीनरी यूज नहीं करते, वो कोई बिजली वाली मशीनें यूज नहीं करते, बल्कि कौन सी वाली, हाथ और बायोगैस हो, इस तरह से काम कर ले तो 20 से ज्यादा हो। और अगर मशीनें लगाई हुई हैं तो 10 से ज्यादा इंप्लाई हूं, तो आप क्या बन जाएंगे। आए जरा पढ़ते। एन अंडरटेकिंग सेटअप इन पाकिस्तान विच इज 10 or more, 20 or more, which involve and does not involve use electrical or any other in which is mechanically transmitted, इलेक्ट्रिकल एनर्जी
और ये जो 20 से ज्यादा है, ये जब यूज ना कर रहे हो क्या, इलेक्ट्रिकल एनर्जी आर मैकेनिकली ट्रांसमिटेड, मतलब अगर बिजली यूज करते हैं तो 10 से ज्यादा भी हुए तो क्या बन जाएंगे, 10 से ज्यादा इंप्लाई हुए तो वो इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग बन जाएगी। लेकिन जो हाथ से काम करने वाले हैं वो कब बनेंगे, जब 20 से। क्लियर हो गया। आगे जरा देखिए, एंड इज नॉट जनरेटेड, वो जो एनर्जी है इज नॉट जनरेटेड बाय ह्यूमन और एनिमल। ये तो फिर ये कौन से वाली होगी, बिजली, गैस, और ये कौन है, एंड इज नॉट, इसको जो है वो कर दो, ये याद नहीं करना, ठीक है, इसको मैं देख लूंगा ये क्यों आ रहा है। तो अगर 10 से ज्यादा है तो आप इन्वॉल्व हैं किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी वगैरह में, और अगर 20 से ज्यादा हैं तो चाहे आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी में इन्वॉल्व, देखिए 10 से ज्यादा है तो 20 से ज्यादा, ठीक है, 10 और मोर इन्वॉल्व हो किसमें, इलेक्ट्रिकल में, गैस में, यानी मशीनें चला रहे हो। और अगर 20 से ज्यादा है, इसको ना कीजिएगा, मैं इसको कंफर्म करूंगा, अगर 20 से ज्यादा है तो वो फिर जो किससे इस्तेमाल ना करे, इसका मतलब है अगर कोई बायोगैस से प्लांट चला रहा है और उसके 10 बंदे हैं तो वो इंडस्ट्रियल, अगर उसके 23 बंदे हैं वो बन जाएगा। क्लियर हो गया। और अगर कोई मशीन चला रहा है, लूम बना रहा है, उसके 11 इंप्लाई है, वो बन जाएगा। अगर 9 इंप्लाई है वो नहीं बने। चले बाकी फिर आसान है। इज इंगेज्ड, ठीक है, ये तीसरा, नंबर 1 इन दोनों में से कोई हो जाए, एंड इंगेज्ड किसमें, मैन्युफैक्चर ऑफ गुड्स और मटेरियल, मैन्युफैक्चरर इंडस्ट्री अंडरटेकिंग है, जो भी मशीनरी यूज कर रहे हैं। फिर कौन से वाला, द प्रोसेसिंग गुड्स इन अ वे दैट सब्सटेंशियली चेंज देयर ओरिजिनल कंडीशन, कहीं पे पढ़ा था, शीशे को काट काट के छोटा शीशा बनाई जा रहे हैं, तो वो भी ऑलमोस्ट मैन्युफैक्चरिंग है, सेल्स टैक्स में हमने पढ़ा। शिप बिल्डिंग वाला इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग है। फिर कौन से वाला, जनरेशन, कन्वर्जन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, तो जो आईपीपीज हैं वो जनरेट कर रहे हैं, जो क्या नाम है उसका, ट्रांसमिट कौन करता है बिजली को, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज, ये कौन सी, लेस्को वगैरह, वो भी इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग है। ओके, वर्किंग ऑफ एनी माइन, जो गारे वगैरह खोद रहे हैं, माइन क्या होता है, काने खोद रहे हैं। ओके, ऑयल वेल और एनी अदर रिसोर्स ऑफ मिनरल डिपॉजिट, ये जो काम कर रहे हैं, तेल ढूंढ रहे हैं, जो है नमक निकाल रहे हैं, ये भी सारे क्या बन गए, इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग। ओके, पर्सन डूइंग कंस्ट्रक्शन ऑफ द बिल्डिंग, अच्छा वो भी अंडरटेकिंग। रोड्स, यानी ये जो बड़े बड़े जो कंट्रैक्टर हैं, जो बिल्डिंग बनाते हैं, जो रोड बनाते हैं, जो ब्रिजेस बनाते हैं, अदर स्ट्रक्चर, ये भी सारे क्या बन गए, इंक्लूडिंग द डेवलपमेंट ऑफ लैंड, जो लैंड डेवलपर है, ये जो बिल्डर डेवलपर, जो सोसाइटीज बनाते हैं, इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग में आ गए। हालांकि वो बेचारे मैन्युफैक्चरिंग भी नहीं करते, इनको अलग उसने ऐड कर दिया, ठीक है, क्योंकि ये देखे ना, ये 1, 2 और 3 इकट्ठे और ये अलहदा है। इसका मतलब है हालांकि ये बिल्डिंग बना रहा है, ये तो कोई एनर्जी वगैरह यूज ही नहीं कर रहा, भाई ये भी क्या है, इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग है, क्योंकि ये 1, 2, 3 में नहीं बल्कि क्या है, ये अलहदा। आखिरी बात कौन से वाला, इंपोर्ट्स ऑफ प्लांट एंड मशीनरी टू बी यूज्ड, अगर आप इंपोर्ट भी कर रहे हैं आप इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग। आखिरी, आर रेजिडेंट कंपनी, पता है रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट, इंगेज इन द होटल बिजनेस, उस बेचारे को भी क्या बना दिया, हालांकि वो तो मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर रहा, लेकिन ये उस शर्त से रिलेट ही नहीं करता। चले, इसका मतलब है जो 10 से ज्यादा बंदे या 20 से ज्यादा बंदे और ये काम कर रही हो वो इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग है। उनके अलावा ये वाले आखिरी जरा अजीब देखिएगा, टेली कम्युनिकेशन कंपनी, जैज वगैरह को भी इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग बना दिया। क्लियर है। किसी हद तक हमारा ये हुआ, कोई एक आध अगर रह गई है तो वो हम कर लेंगे, बाकी हमने ये तकरीबन कंप्लीट कर लिया। मंडे को आपने कोशिश करें आ जाए। एक तो हमने मेहरबान एसोसिएट वाला क्वेश्चन करना, 1-2 हमको मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे 3 दिन क्लास होगी। और दूसरा जी बेटा, जी जो टाइम वो कहेंगे, अगर वो टाइम चेंज कर देते हैं तो चेंज टाइम पे, अगर वो यही टाइम करते थे तो मैसेज आ जाएगा जब बेटा है क्या, ये फिनिशिंग टच होंगे ना, ठीक है। देखो सिलेबस हमने कर लिया, ये रहते थे ये भी करा दिया। अब क्या होगा, जो भी आप देखिए, मैं फिर कह रहा हूं, बार बार कह रहा हूं, आपने मेरे पास आने से झिझकना नहीं है, लेकिन एक एक क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन है पूछ के गए, आधे घंटे बाद फिर आ गए, नहीं उस तरह से नहीं, 4-5 क्वेश्चन इकट्ठे कर ले, मैं बिस्मिल्लाह टाइम लेके, ठीक है, आए पढ़ें आप, इंशाअल्लाह कामयाब है। बहुत पढ़ा है आपने टेक्स्ट, बहुत पढ़ा है, ठीक है, इंशाअल्लाह। ये बस कोशिश करें कि जो है नंबर 1 बने, मतलब आप जैसा कोई ना हो, आप पढ़े और स्वाद वाले देखें, वो टेंशन ले यार इसको हो क्या गया है, अच्छा बल्ला था, ठीक है, ये तो पढ़ने लग गया है, ठीक है। तो आपने इस तरह से पढ़ना है, ये दुनिया हैरान हो जाए, ठीक है।
हकीकत में जब चार्टर्ड अकाउंटेंट बनेंगे आपकी वर्थ होगी। चवल सा कोई नहीं कहेगा आपको, जैसे अब नहीं, अब भी शायद ना कहते हो, खैर जो भी है। तो जो है आपने इंशाल्लाह पास करना है। फिर पता है क्या कहते, ठीक है, उस दिन एक स्टूडेंट आया, पता नहीं क्या काम था, अस्सलाम वालेकुम, नहीं कल बात, मैं बच्चों को लेके गया जॉयलैंड, वहां पे एक स्टूडेंट मिला, दो मिले, उनमें से एक वो बाकी तो अस्सलाम वालेकुम सारे मिले। सर आपको याद है ना, मैंने टैक्स भी पहली अटेम्प्ट में किया, मैंने ऑडिट भी पहली अटेम्प्ट में किया, बाकी का नहीं बताया मुझे। तो ये बड़ी मुझे ना वो बाकी चुप खड़े थे, इसका मतलब है या तो पढ़े नहीं होंगे या फिर एक एक अटेम्प्ट उनको किसी टैक्स या ऑडिट में कहीं ना कहीं पे लगी हो। ये बड़ी प्रिविलेज होती है कि आपने पहली अटेम्प्ट में क्या कर लिया, पास कर लिया, और बड़ी बात है। देखिए अदनान साहब को अपने वक्त में आज भी अलहदा हम देखते हैं, क्योंकि अदनान साहब ने क्या किया है उस टाइम पे किया जब कोई भी नहीं करता था, ठीक है। तो आप सारी जिंदगी के लिए आप पे एक मेडल लग जाना था, आप पे फर्स्ट अटेम्प्टर, ठीक है। अल्लाह सबको कामयाब करे। ढेर सारे देखिए आज जहां पे खड़े हैं कुछ ना कुछ टैक्स आता है, महीने बाद ज्यादा आएगा या कम, ज्यादा ही आएगा ना, इंशाल्लाह पास कर जाएंगे। तो आपने आज की तैयारी नहीं, महीने की तैयारी को बात देखें, रिवीजन करें, ढेर सारा पढ़ें। बाकी मैं हाजिर हूं, अल्लाह सबको कामयाब करे।